कि मुमकिन 3-4 महीने में इंतखाबात हो जाए, तो 3-4-6 महीनों में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होती, जबकि इंडिया ने 24 साल लगाए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, कल से लेकर आज तक जो सियासी हैपनिंग रही, जिसमें लॉन्ग मार्च से लेकर 6 दिन का इमरान खान का अल्टीमेटम, धरना ख़त्म करने का ऐलान, और उसके बाद से लेकर अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और ख़त्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का सारा मामला ख़त्म, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये सारे मामलात के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात का एक तरमीमी बिल्स आज कौमी असम्बली में ना सिर्फ पेश किया गया, मंजूर हुआ, नैब तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हुआ। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, जिसमें कुछ मैंने आपको सुनवाया भी, जिन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं डिक्टेट करेंगे बल्कि ये ऐवान तय करेगा कि इलेक्शंस कब होने चाहिए। लेकिन एक इंदिया दिया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस की तारीख पर बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी है। बात करें, मुज़ाकरात करें, सियासी जमातों में जो दरवाजे होते हैं मुज़ाकरात के कभी बंद नहीं होते। तो ये भी बात हम करेंगे कि ये क्या बातचीत एक नया दरवाज़ा है जो खुल रहा है, क्या वाकई ये बातचीत हो सकती है? क्या 6 दिन में इलेक्शन की तारीख आ जाएगी? नहीं आएगी तो क्या फिर दोबारा इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा इमरान खान की जानिब से, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अब नहीं होगा तो फिर क्या सूरत हाल रहेगी? तमाम तर आज डिस्कशन के पॉइंट्स हैं जो आज अपने प्रोग्राम में हम लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला ही ज़ेर बहस लाएंगे। कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनको हम वेलकम कहते हैं। कुंवर साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। आज की हुकूमत ने ये तरमीमी बिल पेश किया, इंतखाबी इस्लाह, जो कि ये कह रहे थे कि हमारा यही मकसद है कि हम ये लेकर आएँ, ये ख़त्म करें मामला, ये नहीं हो सकता। ये मेरे सामने बिल पड़ा हुआ है सर, इसमें कहा गया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने माजरत की थी कि टेक्निकल मामलात ऐसे हैं, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं टेक्निकल, हम जो फेस कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो अमल ठीक था या ये अमल ठीक है? देखा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन मसला ये हुआ है कि साबिका हुकूमत ने इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अमल दरामद करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ना बना सकता। उन्होंने बराह रास्त जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को ये असाइनमेंट दे दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसके मामले में मालूम ही नहीं था कि कैसा सिस्टम करे, उन्होंने खुद ही दुबई की किसी फर्म के साथ मुज़ाकरात किए और बहुत बड़ा जो है सारे चलता रहा। लेकिन जो आईनी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन जो इसका एक कस्टोडियन था कानूनी तौर पर, उसको बिल्कुल उन्होंने अलहदा रखा, दातौलक रखा। जब बाद में जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जब इस पर राय दी कि भाई ये इसके लिए हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, तमाम स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, एयर कंडीशन स्टोरेज होंगे, उस पर तकरीबन कोई 15-20 अरब रुपया खर्च होना है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से ये पेशकश की कि जनाब जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी उसके लिए तकरीबन वो 6 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी। तरीका क्या होगा, कैसे खरीदेंगे, किस तरह करना होगा, उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाबात देने की बजाय उनके साथ मुहाजराई कर दी। और यहाँ तक उनको आपको ही पता है, सबको पता है कि उनका अगर आपने उन्होंने कहा हम आपकी किसी बात को तस्लीम नहीं करते, हम आपके इलेक्शन कमीशन को ही नजर आतश कर देते हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुतालबा किया कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें। इस तरह से जब बातें हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने इस तवज्जो हटने के बाद उनके साथ नोटिस जारी कर दिया और सबको पता ही है वो टाइम ज़ाया किया। मेरी खुद सदर ममलकत से मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा जी तो बड़ा आसान तरीका है, इलेक्शन कमीशन को आप पूरी पावर दे दें, ऑनरशिप दे दें, वो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल वो सिलसिला जो था वो सियासत के नजर हो गया। अच्छा कुंवर साहब, चलें ये तरीक़ाकार तो गलत था, आप सही कह रहे हैं, वो उस वक्त के सारे मामला हमारे सामने हैं, लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल है दुनिया भर में है, ये कहना कि तरीक़ाकार गलत था इसलिए नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें आपको नहीं लगता कि इस पर बैठ के बात कर लेती, देख लेती, इस इलेक्शन में न सही आगे वाले आने वाले इलेक्शन में हम ईवीएम का इस्तेमाल करते, इसको इस्तेमाल तो करके देखते। ये बात तो फरमा रहे हैं आप,
इसमें दरअसल ये सिस्टम बहुत अच्छा है, हमने सब कुछ सपोर्ट किया है इसको। ज़ाहिर है कि शफाफियत इसके अंदर, हर सिस्टम में कोई ना कोई तो खराबी होती है, कोई आप कैसा सिस्टम ले आए। ये खराबी दूर करना जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है, हुकूमत का काम होता है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अच्छा था। और अगर हम इसको सिस्टम को अपना लेते तो पाकिस्तान जो था कि डिजिटल जो है दुनिया में दाखिल हो जाता है, एक नया तरीका था, शफाफियत भी पैदा हो जाती, शुबहत भी दूर हो जाते, टेम्परिंग भी दूर होती। लेकिन बात ही मैं कानूनी तौर पर बताऊं, मैं आपको कानूनी तौर पर हमें सिस्टम को लाइक करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर आपने सेक्शन 103 में तरमीम कर ली है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जरूरी हो गया हमारे लिए, तो उसके साथ साथ साइड इफेक्ट में और 14 तरमीमें भी करनी पड़नी थी। इलेक्शन एक्ट में 14 तरमीमें जब तक आप ना करते, ये सिस्टम कैसे लेके आते। मसलन आपने लिखा हुआ कि काउंटर फाइल तमाम बेशुमार है, बैलेट पेपर के बैग पे दस्तखत करना, अंगूठे लगाना, ये सारी चीजें हल्की फुल्की जो थी एक्ट का हिस्सा था। अब उनको जब डिलीट नहीं करेंगे, आप उनको फारिग नहीं करेंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कैसे चलता है। उनका भी आप ये भी तरमीम करके खत्म कर दें जो 14-15 साइड इफेक्ट है। लेकिन उन्होंने 15-16 खत भी लिखे इलेक्शन कमीशन ने, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी पार्लियामेंट मिनिस्टर भी नहीं की, प्राइम मिनिस्टर को 15 खत लिखे, वो भी उन्होंने उस पर नहीं इस पर अमल दरामद किया। उनका भी सब 15-16 एक्ट में तब्दीली नहीं करेंगे, मेरे पास तमाम मौजूद है। जब तक इसको तरमीम नहीं करेंगे तो हम इसको लेकर कैसे आगे चलेंगे। ये तो साबिक़ा हुकूमत का मामला हो गया। अब जो मौजूदा हालात में तरमीम इसलिए करनी पड़ी कि अगर इसके तरमीम ना करते और इलेक्शन हो जाते तो चैलेंज हो जाते। फिर ये इलेक्शन के पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो इलेक्शन एक्ट का हिस्सा था। 94 जो सेक्शन वो भी हिस्सा था ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, तो वो तरमीम करनी पड़ी। अब पता नहीं ना इलेक्शन जो है चंद महीनों में हो जाए या कल अगले साल। सर यही तो सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है कुंवर साहब। आप माशाल्लाह इतना तजुर्बा रखते हैं, आपको पता है कि कैसे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और फिर जब उस पर धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं तो धांधली का दरवाज़ा रोकने के लिए फिर हमारे पास तरीक़ाकार क्या है। कल इलेक्शन हो या 4 महीने बाद हो और फिर उस पर कोई खड़ा होकर ये कहे कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, तो उसको हम कैसे चुप करवा सकते हैं? क्या रास्ता है हमारे पास फिर? हाँ, ये बात सही आपने फरमाई कि ये था कि अगर काश ये सिस्टम हम अपना लेते तो ये जो इल्ज़ामात ना लगते इलेक्शन कमीशन पर भी, और तब सब पार्टियों को तस्लीम कर रही थी। लेकिन मसला ये है कि जब ये सिस्टम सामने आया तो सारे स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना चाहिए था ना। पार्लियामानी जमातें, बाकी जमातें भी थी, उनको भी एतमाद में लेकर सिस्टम को आगे लेने चाहिए। उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया, इसमें हुकूमत की बदनीति तस्वर किया। गलत है, बदनीति तो नहीं थी, एक अच्छा इंतजाम था, हम इस सिस्टम को लेकर चलना चाहते थे। अब जो इंतखाब होंगे 6 महीने में होते हैं, 3 महीने में होते हैं, जहाँ मुआहदा हो रहा है कि मुमकिन 3-4 महीने में इंतखाबात हो जाए, तो 3-4-6 महीनों में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होती, जबकि इंडिया ने 24 साल लगाए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने पर। तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई। लेकिन आइंदा जब इंतखाबात होगा, बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि अगर कोई गड़बड़, वही पुराना निजाम जो हम, वही गलत, जो हारेगा वो इल्जाम लगाएगा, यही इस मुल्क में चलता रहेगा कुंवर साहब। हाँ, कि ये सिस्टम जो है ये फरसूदा निजाम है। हाँ। और कोई भी सिस्टम जो नाकाम होता है तो फिर जो सियासी जमातें नाकाम हो जाती हैं इंतखाब में, वो तस्लीम नहीं करती, वो तस्लीम नहीं करती। अच्छा सिस्टम था, ये सियासत का शिकार हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका कुंवर दिलशाद साहब। लेकिन ये ऐसा रास्ता सियासतदानों को मिल बैठ कर निकालना चाहिए कि एक दूसरे पर इल्जामात ना लगाए जाएं। जी, जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे हम बात करते हैं सूरत हाल पर। जुल्फी बुखारी साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, बड़ी आवाज़ उठाई आप लोगों ने, वो ख़त्म कर दिया गया। सर EVM नहीं इस्तेमाल होगी क्योंकि उस पर 14 तरमीम करनी थी, वो भी नहीं हुआ, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मौक़िफ़ यही है कि जी 1 महीने में जितनी इनने इकॉनमी को डस दी है और तबाह कर दी है मैशत, जितना इनने पिछले 1-2 दिनों से जुल्म किया है, अरेस्ट किए हैं, मारा है, तेल गैस इस्तेमाल की है, हर चीज़ जो इन्हें जुल्म किया है, इससे मैं समझता हूँ दोनों से कई ज़्यादा गलत और खौफनाक जो इनने ओवरसीज़ के साथ किए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इनने इस तरीके की लात मारी है, इतना डिजेक्ट किया है, और वो जो मुल्क लिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा करते हैं हर लिहाज से, और हमेशा खड़े हुए होते हैं पाकिस्तान के लिए। और जो आप कहते हैं आपकी वो ज़माने चले गए कि आपकी फ्रंट लाइन डिफेंस सिर्फ
आर्मी, आपके फोर्सेज हैं, आपकी फ्रंट लाइन डिफेंस, आपके वो 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो बाहर हर रोज आपके लिए खड़े हुए होते हैं दूसरे मुल्कों में, औरों के खिलाफ परदेश मुल्कों में। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो किया है बहुत ही अफसोसनाक किया है, बहुत ही पैटी और डरपोक किस्म की हरकत की है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता था उन 10 मिलियन वोट में एक भी उनका नहीं था, सिर्फ इसलिए। एक कानूनी नुक्ता नज़र है, अभी कोवर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं कि आपने ज़रूर तरमीम कर दी 103 सेक्शन सी में उसके इलेक्शन कमीशन के, लेकिन 14 तरमीम आपको और करनी थी। अगर ये नहीं की गई और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता तो ये चैलेंज हो जाता, इसलिए ये बिल लाना ही लाना था। तो क्यों नहीं की गई थी वो 14 तरमीम? देखें, हमारा मौक़िफ़ इसमें थोड़ा सा और है, ठीक अच्छा। है, 14 बेशक रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ओके। लेकिन ये है कि मुझे एक चीज़ पता है जो मैं गवाही दे सकता हूँ जिसकी, कि प्रेसिडेंट साहब हर हफ्ते मीटिंग बुलाते थे AVMs और ओवरसीज वोटिंग पे, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन से भी लोग आने होते हैं और वो नहीं आते थे। वो महीने में कोई एक दफ़ा किसी लोअर डाउन को भेज देते थे। अच्छा। हर चीज़ में उनने डिले की हुई थी। इलेक्शन कमीशन को पैसे चाहिए थे EVM को बनाने में, उनकी मशीन खरीदने में या उनको आउटसोर्स करने में, जो भी उनको करना था वो उनने लिखा कि उनके पास पैसे भी नहीं है। वो भी खान साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्पीड उनसे वो पैसे भी अलॉट करा दी, लेकिन इन्होंने उसको चेक अप ही नहीं किया थे। खाली वो आ गया कि ये अलॉटेड है इतने पैसे, आई थिंक 1.2 बिलियन या ऐसे कुछ था, या 2.2 बिलियन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और वो इनने चेक अप ही नहीं किया। तो जो भी चीजें रह गई हैं, मैं आपको अश्योर करता हूँ ये हमारी वजह से नहीं रही, ये इसलिए रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन घास ही नहीं डालता था। वो जानबूझी से एक डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करता था। अच्छा। और इसलिए ये चीजें रह गई हैं क्योंकि उनका मौक़िफ़ पहले दिन से ही था कि जब भी गवर्नमेंट जाए तो हमारे पास ये मौका हो। इन्होंने जानबूझी से ये किया है। सही है, आप कह रहे हैं ये आपका मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं 15 खतूत हमने लिख के एक खत का भी जवाब नहीं दिया। चलें थोड़ा आगे बढ़ें। ये जो क्या कोई बातचीत हो रही है, मुआहिदा हो रहा है? 6 दिन का खान साहब ने अल्टीमेटम तो दे दिया है, तो क्या तारीख आ जाएगी इलेक्शन की और आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो जाएगा? बातचीत हो रही है हुकूमत से कोई? हुकूमत से आई डोंट नो, मैं उसमें जवाब नहीं दे सकता कि अगर हो रही है या नहीं, लेकिन हमें सिग्नल जरूर आ रहे हैं। ओके। और सिग्नल यही आ रहे हैं कि नेचुरली कल जो सूरत हाल थी पूरे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया ने देख लिया था, लेकिन एक बहुत ही टच एंड गो सिचुएशन थी। बिल्कुल आखिर में बात आई हुई थी कि इसके आगे जो होना था वो मुल्क के लिए बहुत ही तबाही थी, क्योंकि हम अपने लोगों के साथ लड़ पड़ते, वो हमारे साथ लड़ पड़ते। इनको बेनिफिट सिर्फ शरीफ खानदान और ज़रदारी खानदान को मिलना था, बाकी सारी जानें और नुकसान पाकिस्तानियों का होना था, और वो ही यही चाहते थे। तो इसलिए खान साहब ने बड़ी एक वाइज और बड़ी डिसीजन ली कि नहीं, मैं उनको 6 दिन देता हूँ और इनके जो भी चीज़ें ये 6 दिन के अंदर अंदर पेश करें, वरना हम सिर्फ इस्लामाबाद के लॉकडाउन की नहीं, हम पूरे मुल्क के लॉकडाउन की जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो क्या ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा? देखें, जब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद आपका इकोनॉमिकली हर तरीके से बंद हो तो कोई भी हुकूमत चुप तो नहीं बैठ सकती ना, मतलब मुल्क चल नहीं सकता उसके बाद, तो उनको कोई ना कोई तो फैसला लेना होगा उसके मुताबिक, और ये हम 6 दिन के बाद इंशाल्लाह। आपको लग रहा है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की असम्बली में, एक तरह का इंदिया है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है इलेक्शन पे बात कर लेते हैं, ये एक सिग्नल है उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से? देखें, ये लोग आए हैं, गवर्नमेंट इनने ली है, इनके पास कोई टीम प्रिपरेशन थी नहीं। जो इनके आधे लोग हैं वो गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते थे, शायद खाकान अब्बासी से लेके और जो उनके आप कह सकते हैं ज़्यादा समझदार लोग हैं वो कोई रोल ले नहीं रहे। नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत वोट बैंक रहे वो महदूद रहे, कि इलेक्शन कॉल कर दें। शहबाज शरीफ साहब, उनकी ज़िंदगी भर की ख्वाहिश थी कि वो PM साहब बने, वो उसको हर रोज़ कहते हैं कि एक और दिन मुझे दे दें, एक और दिन दे दें। ज़रदारी साहब जो हैं वो दूर बैठे हुए हैं, वो इन दोनों को आगे किया हुआ है, दोनों भाइयों को इनको जूते पड़े। तो अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, लेकिन जिनमें भी थोड़ी बहुत अक्ल है PDM के पूरे गवर्नमेंट में, वो सब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। बजट ये लिखना नहीं चाहते
बजट सर पे है, IMF कुछ साइन नहीं कर रही, पैसे रिलीज नहीं कर रही, इनको तो मतलब ये तो तबाही के रास्ते में जा रहे। अगर ये 1 महीना भी और रह गए तो आप देखेंगे कि डॉलर चला जाएगा 150 पे या 130 पे, 230 पे, 250 पे, और मैशर का क्या होगा तो इनको अंदर से इनको खुद पता है। ये बेचारे खाली लटके हुए हैं कि बस 1-2 दिन और प्रोटोकॉल के मिल जाए और हमारे केसेस हम जल्दी से बंद करा दें। राइट, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार बुखारी साहब। और अमीर अब्बास भी हम हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमीर, आप तो कल मौजूद थे, फील्ड में थे, और बुरहान इंटरचेंज पे जो आपने सूरत हाल दिखाई, उसके बाद फिर धरना ख़त्म हुआ, फिर 6 दिन के अल्टीमेटम का ऐलान हुआ, फिर आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, क्या तज़िया है आपका, क्या हो क्या रहा है, मामला सेट हो रहे हैं? देखें सुमैया, जो इमरान खान साहब का एक दिन पहले तक जो उनकी कमिटमेंट थी और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे तो ये जाहिर नहीं हो रहा था कि वो लॉन्ग मार्च के बाद धरना नहीं देंगे। वो आखिरी वक्त तक, यानी किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि जब वो पहुँचे आज सुबह और कि वो फौरी तौर पे धरना ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे। कभी इम्कान था कि वो बैठेंगे, उनको इस्लामाबाद में अगर डी चौक नहीं बैठने दिया जाएगा तो जहाँ भी उनको मौका मिलेगा वो वहीं पड़ाव डाल देंगे। ये हम सब के लिए हैरत की बात है कि उन्होंने जिस तरह अचानक धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यकीनी तौर पे इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ना कोई ऐसी कोशिश हुई होगी, चाहे वो हुकूमत की तरफ से है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को अपना ये फ़ैसला बदलना पड़ा है। वरना हो नहीं सकता। आप देखिए कि जो उनके जलसे थे, उन जलसों की वजह से जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, यानी इमरान खान सियासत से, यानी हुकूमत से निकलने के बावजूद इमरान खान सियासत का मरकज़ और महवर रहे। वो आज हुकूमत में नहीं है, लेकिन हर टीवी चैनल के ऊपर इमरान खान की बात हो रही है, हर महफिल में इमरान खान की बात हो रही है, हुकूमत इमरान खान की बात कर रही है, अवाम इमरान खान की बात कर रही है। तो यही इमरान खान की कामयाबी बन गई कि वो हुकूमत में ना होते हुए भी वो आज एक, अब तो वो पार्लियामेंट में भी उस तरह से नहीं है जिस तरह एक पार्लियामेंट के अंदर एक एक्टिव फाल पार्लियामेंटेरियन होता है। तो उनकी ये जो पॉपुलैरिटी है, इसकी वजह से हुकूमत खाइफ थी और उनको इस बात का इत्मीनान था इमरान खान को, उनको भी एहसास था कि वो कितने पॉपुलर हो चुके हुए हैं। लिहाजा वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी ये पॉपुलैरिटी किसी ऐसे सियासी फैसले की वजह से ख़त्म हो जाए या मुतासर हो जिसका नुकसान उनको अल्टीमेटली किसी इलेक्शन नतीजे की सूरत में हो। जो उन्होंने कल आज सुबह फैसला किया, उसकी वजह से उनके बहुत सारे वोटर्स और सपोर्टर्स मायूस हैं, नाराज़ हैं। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें से भी बहुत सारे लोग जो यहाँ उनके साथ आए, उनमें से बहुत सारे लोग अचानक उनके लिए एक तरह से सरप्राइज था कि ये क्या ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। बल्कि हम जब आ रहे थे कल लॉन्ग मार्च के साथ साथ, तो बहुत सारे लोगों से वहाँ जब मेरी रास्ते में बात हो रही थी कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं और अगर पहुँचने के बाद इमरान खान कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ क्या वाकई ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है। नहीं तो ये सवाल आपने ऐसे किया या आपको कोई इत्तलात थी, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी ये बात कर रहे थे ना? जी नहीं, हमें ये तो अंदाजा था कि कोई बैक चैनल इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। ये तो हमें अंदाजा था। हाँ। लेकिन हमें ये यकीन था कि इमरान खान किसी भी सूरत में इस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि धरने को खत्म कर दिया जाए, अनटिल एंड अनलेस उनको यहाँ देयर एंड देन कोई ना कोई उनका मुतालबा पूरा किया जाता। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि जब ताहिरुल कादरी साहब ने आज से 10 साल पहले लॉन्ग मार्च किया था, एक तो था जो 2014 में इमरान खान के साथ, जी, एक उससे भी पहले था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो लॉन्ग मार्च भी कवर किया। तो यही जिन्ना एवेन्यू पे जहाँ रात इमरान खान साहब के लोग मौजूद थे, ताहिरुल कादरी साहब अपने कंटेनर में मौजूद होते थे। हुकूमत ने एक मुशावरती टीम बनाई थी जिसमें खुर्शीद शाह साहब थे, कमर जमान कायरा थे, मुशाहिद हुसैन सैयद थे, फारूक सत्तार थे, फारूक एच नाइक थे, अफरा सियाब खटक थे। ये टीम हुकूमत की तरफ से थी जो प्रेसिडेंट जरदारी से इंस्ट्रक्शंस लेकर आती थी। कंटेनर में मुलाकात होती थी, ताहिरुल कादरी साहब से मुज़ाकरात होते थे, फिर वो वापस जाते थे प्रेसिडेंट हाउस, वहाँ बताते थे कि हमारी ये पेशरफ्त हुई है, फिर नई इंस्ट्रक्शंस आती थी। अल्टीमेटली एक मुआहदा हुआ था यहाँ ताहिरुल कादरी और हुकूमत के दरमियान। उस मुआहदे का नाम रखा गया था इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च डिक्लेरेशन। उस मुआहदे के बाद ताहिरुल कादरी साहब ने लॉन्ग मार्च अपना ख़त्म किया था और धरना। सो हम समझ रहे थे कि इमरान खान के ऊपर दबाव भी है, बैक चैनल एफर्ट्स भी हो रही हैं। तो इमरान खान अगर उठेंगे तो वो किसी न किसी मुआहदे की सूरत में उठेंगे, कोई कंक्रीट किस्म का उनके हाथ में कोई कागज़ होगा, कोई डील होगी ऐसी
जिससे उनको फेस सेविंग मिलेगी, उनके मौक़िफ़ की तायद भी हो जाएगी पब्लिकली। लेकिन जिस तरह वो उठे हैं तो हमें तो समझ नहीं कि ये वाकई लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। अमीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जो उनके साथ आए, इतना कुछ हुआ, कल इतनी हैपनिंग हुई। मैं चाहूंगी आप साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी हम तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला नाज़रीन जारी है, ब्रेक हम लेंगे। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। IMF से मुज़ाकरात फिर शुरू होने हैं 6 दिन बाद, तो क्या होगा? IMF क़िस्त देगा या नहीं देगा? हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी या नहीं करेगी? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। और जो कल पूरे मुल्क की सूरत हाल रही उस पर कुछ अशार हैं। पहले ज़रा मैं वो कहना चाहूँगी और फिर ज़रा हम सूरत हाल पर बात करेंगे कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत शहर बहुत। तो ये सारी सूरत हाल कल रही और उसके बाद आवाम हैरान और परेशान रह गए कि ये हुआ क्या, और अचानक इमरान खान सब वापस चले गए 6 दिन का अल्टीमेटम देके। लेकिन सवाल ये है, आवाम एक सवाल कर रही है कि आज जो महंगाई की सूरत हाल है इसमें कौन है हमारे साथ? क्या हुकूमत है या अपोजिशन है? क्योंकि हम तो महंगाई का पहले ही ये तूफ़ान भुगत रहे थे, अब एक मज़ीद तूफ़ान है जो आने के लिए खड़ा हुआ है। IMF सख्त शराइत लगा रहा है और तभी देगा वो नई किस्त। क्या आप सब्सिडी हटा दें पेट्रोल और डीजल पर? हुकूमत क्या करेगी? क्या सख्त फैसले लेगी? ये सारा मलबा जो है वो आगे आने वाली हुकूमत पर और फिलहाल जो सूरत हाल रहेगी उस पर डाल देगी। अमीर अब्बास साहब, आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर IMF से मुज़ाकरात हुए, बेनतीजा ख़त्म हुए, एक बार फिर शुरू होंगे मुज़ाकरात। IMF तो इस बात पर कायम है अपनी कि पहले आप ये सारी शराइत हमारी पूरी करें, बजट में भी आप टैक्सेस का इजाफा करें, सख्त बजट लेकर आएँ, सब्सिडी ख़त्म करें, तभी आपको किस्त मिलेगी। क्या ये सख्त फैसले करेगी हुकूमत? बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर तो इनको किस्तों में IMF ये रिलीफ देता कि आप 2-2, 4-4 रुपए करके पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते जाएं हर 15 रोज़ के बाद, इसी तरह बिजली भी किस्तवार अगर उसमें इजाफा करें तो शायद इस हुकूमत के लिए आसान होता। लेकिन जितना नुकसान हो चुका है इमरान खान साहब ने जो सब्सिडी दी थी उसकी वजह से, और अभी मज़ीद अगर ये 30 जून तक इजाफा नहीं करते, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो जून तक कहा था कि वो इजाफा नहीं करेंगे, अगर अगले 1.5 माह भी वो इजाफा नहीं किया जाता तो ये 350 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान होगा हमारी मईशत को। ये बोझ ये हुकूमत कैसे बर्दाश्त करेगी? ऑलरेडी बजट आ रहा है 10 तारीख को, ये सारे अखराजात और जो महसूलात है इसका फ़र्क कैसे बरकरार रखा जाएगा? मुज़ाकरात तो IMF के साथ अभी भी चल रहे हैं और वो अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से अब मुशावरत करेगी टीम। जो IMF का मुतालबा है वो शहबाज शरीफ साहब के सामने रखा जाएगा और फिर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उसके मुताबिक फिर फैसला होगा कि हमने IMF की शराइत को तस्लीम करना है या नहीं करना। लेकिन ओवरऑल जो इकॉनमी की आउटलुक है वो इस वक्त स्टेबिलिटी को ज़ाहिर नहीं कर रही है। स्टॉक मार्केट आप देख लें वो नहीं सर उठा रही है। करेंसी डिवैल्यूएशन काफ़ी हो चुकी है, 200 रुपये से ऊपर, अब तो शायद 202 रुपये के ऊपर खड़ा है जो डॉलर है। सो बहुत कुछ करना पड़ेगा इस हुकूमत को। और एक और चैलेंज मैं आपको बताऊं सुमैया कि जो 20 लोग पंजाब से मुनहरिफ हुए हैं और जो डी नोटिफाई हुए, 25 मुनहरिफीन थे, उनमें से 5 तो रिजर्व सीट पर थे और 20 जो हैं वो जनरल सीट पर थे। उन 20 नशस्तों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में। सो 20 नशस्तों पर इलेक्शन का मतलब है कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। अब आपको ये तय करना है कि आपने इस मौजूदा असम्बली को चलाना है या नहीं चलाना। अगर आपने नहीं चलाना तो फिर ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। 1-2 महीने 3 महीने के बाद अगर आप असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं पूरे मुल्क की सारी असम्बलियां, तो ये जो 20 इलेक्शंस के ऊपर जो करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के अखराजात आएंगे वो कौम को लेकिन लोग यही बातें कर रहे हैं कि हुकूमत अपने ऊपर बर्डन नहीं लेगी, ये केयर टेकर गवर्नमेंट पर ही डाल देगी सारे मामला और उससे पहले ये सारे फैसले कर लेगी। देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं है। कल तक जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, मखलूत हुकूमत है चूंकि, वो किसी भी सूरत में इमरान खान के लिए
इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने को तैयार नहीं है। वो हर हद तक जाने को तैयार है कि जिससे इमरान खान की वापसी को रोका जा सके। उनके ऊपर दबाव था कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं सबसे पहले तो उसको निपटाएं, इसीलिए आज उन्होंने ईवीएम के हवाले से अपनी मर्जी की ऐसा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।